हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम जो यूपी टेट के लिए जो यूपी बोर्ड की जो बुक्स देख रहे हैं या क्लास 6 की जो बुक देख रहे हैं उसका जो लेसन नंबर 4 या फिर पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे जो कि यूपी टेट की जो SST की जो सेक्शन है उसमें काम आता है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आते हैं और CTET की तरह यहाँ लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। और वो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? वो क्वेश्चन आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, पर बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, इसलिए हम टेक्स्ट बुक के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी और शॉर्ट नोट्स को। आज जो हम देखेंगे लेसन नंबर या पार्ट चौथा, वैदिक काल। वैदिक काल को के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? वैदिक काल कब से कब तक हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आपने ईसा पूर्व और BC और AC पढ़ लिए हैं पहले चैप्टर में, तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। और नहीं पढ़े हैं तो आप उस चीज़ को जाकर देख लीजिए। BC और AD के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। जो चौथे चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात करी है? चौथे चैप्टर का रहा है वैदिक काल के बारे में। सबको पता है वैदिक काल के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे और जो और सारी चीज़ें हैं उसे छोड़ते चलेंगे। वैदिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिस काल में वैदिक साहित्य से होते हैं या वेदों से हमें आर्यों की जानकारी या राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सीधी सीधी ये बात है, ठीक है। इसमें भी यही बताया गया है। जो चीज़ें वैदिक सभ्यता, वैदिक वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य, आपने देखा होगा कि भारत को आर्य का देश माना जाता है। क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है, आर्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। एक चीज़ आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ क्या है? ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इस चीज़ का आप नोट कर लीजिए। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य, ये यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या उत्तम। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। प्राय माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। क्या माना जाता है? इस चीज़ का ध्यान रखें कि हड़प्पा के बाद इसका अवशेष में प्रारंभिक जीवन में ही इस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये क्या नाम, इधर उधर घूमते थे, अपना कबीलों में रहते थे, गाय बकरी इनको पालते थे, उनका चारा और इस तरह की चीज़ें हैं जो नॉर्मल, ये काम की चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही काम की चीज़ है, वो क्या है? आगे देखते हैं। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्यों ने सिंधु, सतलुज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बसे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब कहाँ बसे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कौन कौन सी नदी है? सिंधु, सतलुज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे। और कब? 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आर्य, जो आगे की जो बात कर रहे हैं, भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ संत सैंधव प्रदेश से होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कब हुआ? संत सैंधव प्रदेश। ये भी पूछा जा सकता इस तरह का पूछा जा सकता है कि कहाँ से आए, तो ये चीज़ को इम्पोर्टेंट है कि भारत में आर्य सभ्यता प्रारंभ सत सैंधव प्रदेश से हुई। कहाँ से आए, ये एक मतभेद है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे ये आपने देख ही लिया 1500 से लेकर 600 तक। BC आपको पता ही है, BC बिफोर क्राइस्ट और AD जिसमें हम जी रहे हैं वो है AD। और BC जो बीता हुआ है, यानी आपको अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें या फिर आपके लिए एक टाइमलाइन के हिसाब से देखें, ये है जीरो से लेकर अब तक का जो 2022 है वो क्या है? AD। और जो जीरो से इधर तक का जो समय है, 0 से 1
2 3 जो उल्टा चलता है वो हो गया BC। आजकल के लोग क्या है, सीधे चलना पसंद करते हैं, पीछे देखना पसंद नहीं करते। और जो पुराने समय के लोग थे वो आगे और पीछे दोनों तरफ कज्जा की नजर पसंद करते थे, इसलिए वो पीछे की तरफ। इस चीज से आप लेके चल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अब ये है आपके लिए सामने, सत सैंधव प्रदेश। 7 नदियों को जो जोड़ है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं आपको पता होना चाहिए। उसमें नदी कौन सी है ये पूछा जाता है आपसे। एक नाम दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे जाएंगे, उसमें पूछेगा ये इसमें से कौन सी नदी नहीं है उन 7 नदियों में। तो सिंधु है, रावी है, व्यास है, झेलम है, चेनाब है, सतलुज है और सरस्वती है। ब्रह्मवर्त प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है, वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। ब्रह्मवर्त प्रदेश के बारे में आपको पता चल गया। पूछा जाए तो गंगा, यमुना और दोआब क्षेत्र। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा आर्यवर्त में 1 2 और 3 हिमालय से सिंध्याचल पर्वत तक। ये जो सिंध्याचल और सप्त सैंधव प्रदेश हैं, इनका आप ये चीजें देख ले। एक ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, और कौन सा पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है। इन 3 चीज को ध्यान में रखें। आगे देखते हैं आगे क्या है। में जो 5वां नंबर दक्षिण प्रांत में क्या है, ये भी वही चीज है। वहां से विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज का क्या नाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूछा जाता है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। आगे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेद क्या है, वेद कौन कौन से वेद हैं, और वेद का जो पूछा जाता है वो इससे पूछा जाता है। इससे कई बार आपको क्वेश्चन देखने मिले हैं यूपी टेट में, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इस चीज़ के बारे में देखते हैं। वेद क्या है, सबसे पहला वेद कौन सी संस्कृत धातु, संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल डायरेक्ट ये पूछा जाता है किस भाषा से है या उसका अर्थ क्या है। अर्थ आगे देखते हैं। वेद का अर्थ क्या है, जानना या जानना। वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ पूछ लिया जाए तो वेद का अर्थ है जानना। ठीक है बच्चों। वेद के फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेद कितने हैं। वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा जाता है क्या कि वेद कितने हैं, 4 हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपसे ये पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कितने चैप्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए 10 चैप्टर हैं। देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा ये 10, ये रहा देखिए। ऋग्वेद में 10 भाग हैं या 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर हैं। सीधी सीधी बात ये है। इसके बारे में क्या कहना, ये चीजें कहता है। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ये सब चीजें नॉर्मल चीजें। आगे देखते हैं। दूसरा वेद क्या है, यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। तो आगे देखते हैं। सामवेद भारत के संगीत के जो सामवेद भारत के संगीत के सारे गामा पादानीसा उसके बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में हमारे यज्ञ और जो कर्म कांड है उनके बारे में, हमें विधियों के बारे में और उनके बारे में बताता है। अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपसे क्या क्या पूछा जाता है, वेद का अर्थ पूछा जाएगा, वेद किस भाषा से लिया गया है, अर्थ, भाषा, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं ये पूछा जा सकता है,
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, यही पूछा जाता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद किसके बारे में है, या फिर आपसे पूछ रहा है संगीत, भारतीय संगीत का जो सारे गाँव पादनिसा है ये कहाँ से लिया गया? तो सामवेद से। यजुर्वेद किसके बारे में बताता है हमें? कर्मकांड और यज्ञ के बारे में। और अथर्ववेद किसके बारे में बताता है? तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखते हैं आगे क्या बताता है। नेक्स्ट जो चीज़ें पूछ सकता है वो ये पूछता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कब कब हैं, ये पूछ लेता है। ये बहुत ही कम पूछता है, पर आपको पता होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल है 1500 से लेकर 1000, मतलब 500, सीधे सीधे 500 साल का है। और दूसरा है 1000 से लेकर 600 तक। टोटल आपने देखा होगा ऊपर कितने तक है? 1500 से लेकर 600 BC तक। कहाँ तक है? 600 BC तक। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आर्य के बारे में बताया गया है। आर्य एक चीज और, अगर हम जो छोटी छोटी चीजों को देखें तो ये जो आपके बॉक्स टाइप में डायग्राम बने हुए हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना। वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे देखते हैं। आर्य कबीले में रहते थे। अगर आपसे पूछा जाए आर्य कहाँ रहते थे, आर्य आपने देखा होगा आर्य जो लोग थे, आर्य घूमते फिरते रहते थे, इधर उधर रहना पसंद करते थे, तो उनका यही काम था। आर्य कबीले में रहते थे। आर्यों का जो मुखिया होता था, जो कबीलों का नाम होता था मुखिया के नाम पर होता था। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके पिताजी का या माताजी के नाम पे घर होता है, तो उस तरह उस टाइम पे जो कबीले होते थे उस टाइम पे उनके कबीलों का जो सरदार होता था उनके नाम पर उनके कबीलों का नाम होता था। कबीलों का जन कहा जाता था। ठीक है, वेदों में हमें पूर्वजन, यजुर्जन और इनके बारे में आपको देखने को मिला है। ये नॉर्मली चीज़ें ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। ठीक है, पूछा क्या जाता है? जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है आर्य कबीलों में रहते थे और आर्यों के जो मुखिया का नाम होता था ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ये याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें ये पूछी जाती हैं। इकाई के बारे में अगर आपसे पूछे आर्यों की इकाई के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। सबसे प्रमुख थी जन, फिर विषि, ग्राम और ग्रह या कुल। ये इस तरह चलते आ रहे हैं, तो इसी क्रम में आपको ये याद रखना पड़ेगा। प्रमुख पूछे जाए तो आर्यों के प्रमुख कौन है? पहले राजा, विषुपति, ग्रामीण और गृहपति। गृहपति और ग्रह, पति पति लगा देना है इसमें आखिरी वाले में। ग्रह, यहाँ ग्रह और यहाँ गृहपति। यहाँ ग्राम है यहाँ ग्रामीण कर देना, यहाँ विष है यहाँ विषपति कर देना, और जन और राजा, ये दो चीज बस। इसका आपको एक याद कर लेना है, जन वाला याद कर लें, जन विष विषु ग्राम और ग्रह। तो इधर राजा, विषपति, ग्रामीण और गृहपति। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे राजा के बारे में बताया गया। वैदिक काल में जो राजा होते थे उन्हें जन चुनते थे, तो इस बारे में बताया। जैसे वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। राजा का प्रमुख कार्य था लोगों की सुरक्षा करना और युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? प्रारंभ में राजा सभा द्वारा चुना जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो राजा होता था वो भी जन के, जैसे आजकल के हमारे पीएम हो गए वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इसी तरह पहले के जो राजा होते थे वो इस तरह चुने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, मतलब वंश के आधार पर हो गया। तो आपने देखा होगा, ये देखिए ये क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल था वहां पर क्या थी, राजा को सभा चुनती थी, और जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें क्या हुआ, ये वंश के आधार पर हो गया। तो इस चीज का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान में रखें।
आगे देखते हैं, राजा का व्यापार, जो व्यापक अधिकार होते थे उसको नियंत्रण करने के लिए सभा समिति नामक संस्थानों का नियंत्रण रखता था। राजा का जो नियंत्रण रखने वाले होते थे वो कौन होते थे? सभा समिति नामक संस्थाएं रखती थी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी, जैसे आजकल आपने देखा होगा गांव में जो पंचायतें होती हैं, सभा होती है, पंचायत सभा होती है, उसी तरह का जो पहले के समय में भी ट्रेंड था, वही चीज बताई गई है यहाँ पे। जैसे पंचायत होती है या फिर उस चीज पंच परमेश्वर, इस तरह की चीजें ही यहाँ पर दी गई है। सभा में जो लोग होते थे 70 और इस तरह के जो बातें कही हैं, 5 से 6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठे वाले प्रमुख रजनीय रजनीय होते थे। ठीक है, रजनीय अपने उम्र, अनुभव, शक्ति, योग्यता के कारण प्रमुख अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक गाय, घोड़े और रथ रखते थे। सीधी सीधी बात यह है, जो अमीर है, जो अनुभवी है, जो शक्तिशाली है, उसे ही कहना सीधी पावर दी जाती थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। प्रमुख लोग के अलावा बाकी सबको क्या कहते थे, ये पूछा जाता है। विश कहते थे। क्या कहते थे? ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये कि जो कौन होते थे, कौन कौन उसमें भाग ले सकते थे, ये पूछा जाता है। और चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। राजा का शासन। राजा के शासन में आपने देखा होगा, राजा का शासन वही सब नॉर्मल चीज है, पर इसमें आगे हम देखते हैं कि राजा बल के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, आभूषण, गाय इत्यादि ये सब चीज़ों के वही हिस्सेदारी नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। युद्ध के बाद की चीज़ें, युद्ध के बाद की जो चीज़ें होती थी, युद्ध में जो हथियार, घोड़े आदि जो चीज़ें होती थी, वो राजा एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता था और जो बाकी जो बचा हुआ था ब्राह्मण और गरीबों में दान में दे देता था। ये सब चीज़ें कही गई हैं, नॉर्मल चीज़ है, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। धार्मिक और धर्म और यज्ञ के बारे में देखते हैं। आर्य लोग देवताओं की उनकी जो स्तुति पाठ है वो कराते थे और पुरोहितों से यज्ञ कराते थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें ये है, इस चीज का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाने का या विजेता बनाने का काम करते थे। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान में रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बस मैं वही बता रहा हूँ, और अगर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर वो समरी नहीं रहेगी। ठीक है, आज के जो ऋग्वेद का मंडल है उसे पढ़ने में आर्यों का जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए आपसे कि आर्यों के जीवन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो है अगर ऋग्वेद ना हो, उसमें उपन्यास या इस तरह की चीज़ें हो, उपनिषद, उसमें आपको लिखना है वेदों से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। उसमें वेद देखना है कि वेद वाला ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में ऋग्वेद हो तो सीधे सीधे ऋग्वेद लगा देना है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज में जो समाज का आधार होता था वो होता था परिवार, या वैदिक कालीन में समाज में क्या होता था? परिवार। परिवार का जो वरिष्ठ जो पुरुष होता था वो उसका प्रमुख होता था। फिर ग्रह या उसे ही जिसको गृहपति, आपने देखा होगा ऊपर क्या लिखा, ये एक टेबल जो दिखाए, एक मिनट देखना है, हम ऊपर जाएंगे। ये जो चीज है ये क्या है? गृहपति। तो उसे ही गृहपति कहते थे, जो घर का प्रमुख होता था। ठीक है, जो आरंभ में जो तीन जो आपने देखा होगा आज के समय में जो वर्ण व्यवस्था है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अभिशाप मान लीजिए, या फिर किसी भी
छोटी जाति या उच्च जाति के आधार पर भेदभाव करने के लिए परंपरा सी बन गई है, तो वो पहले नहीं थी। पहले क्या था, राजा, पुरोहित और अन्य जातियों में बटे बटे, वो भी व्यक्ति के कार्य के आधार पर। देखिए इसमें भी लिखा हुआ उसके व्यवसाय के आधार पर ही था, कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे यज्ञ करने वाले को ब्राह्मण, युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, व्यापार करने वाले को वैश्य, और उसके बाद के जो चौथा वर्ग था उसे कह दिया जाए शूद्र। शूद्र बहुत से चीजों में ये भी होते थे, जो एक राजा होता था वो दूसरे राजा से युद्ध करता है, और वो जो पहला राजा है दूसरे राजा से अगर हार जाता था, वो कोई सी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे कोई सी भी जाति का हो, वो अगर दूसरे जो राजा है, पहले वाला राजा दूसरे वाले राजा से अगर हार गया है, तो जो दूसरे वाला राजा है वो उससे चौथी श्रेणी यानी कि शूद्र श्रेणी में ही रखता था, जो हारे हुए उसके व्यक्ति होते थे, जो हारे हुए वहाँ के लोग होते थे। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो किसी का भी शूद्र कहना क्या पता वो हारा हुआ व्यक्ति हो या फिर उसे एक पुराने समय के द्वारा वो उस जाति में आया हो, तो कुछ भी कहना असंभव है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जो पहले के समय में युद्ध होते थे हिंदू और मुस्लिम राजाओं के बीच में, तो उनमें जो हिंदू जो राजा हारते थे तो उनकी जो रानियां होती थी, उनके जो हारे हुए मेंबर होते थे, तो उन्हें मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कराया जाता था। इस तरह की चीज़ें हमारे जो इतिहास में है वो देखी गई हैं। तो इसलिए धर्म और जाति ये सब चीज़ें कहना, उसके हिसाब से भेदभाव करना गलत है। आगे देखते हैं। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी जाती है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो महिलाओं के बारे में है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता है। महिलाओं का उच्च स्थान प्राप्त था, वह पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वैदिक काल में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोष, साची आदि महिलाओं की नाम प्राप्त हुए। ठीक है। एक और चीज़ ये पूछा जाता है, आर्य के मकान, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें ये नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाएगा कि दही को क्या कहते थे, मक्खन को क्या कहते थे, घी को क्या कहते थे, जौ को क्या कहते थे, गेहूं को क्या कहते थे, चावल को क्या कहते थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें आप, और ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान में रखकर तैयारी करें। आश्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, नहीं तो और सब चीज़ें बेकार हैं। पूरी किताब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 4 आश्रम के बारे में आपने सुना होगा, तो वो 4 आश्रम आज आप यहाँ पर देख लीजिए। जो व्यक्ति जब पैदा होता है और शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसे सबसे पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचारी आश्रम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यस्त करने के लिए आर्यों का जो जीवन था वो 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। सबसे पहला कौन सा है, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। अगर पूछा जाए ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में, तो इसमें बच्चा शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। यह व्यवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित है, यानी बच्चे ने शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी शादी हो गई और वो अपने जीवन को सुखी सुखी रह रहा है। तीसरा और चौथा जो आश्रम है या व्यवस्था है वो है वर्ण और संन्यास। इसमें वो सब चीज़ों को, जिसमें व्यक्ति वन में जाकर आत्मा चिंता या ईश्वर के प्राप्त करने के लिए तपस्या करता था। तो ये 4 आश्रमों के बारे में आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखें, ये 4 आश्रम पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं आर्यों की भाषा के बारे में, या इसके बारे में। देखो किसी भी चीज़ में आर्यों के जो हमें जानकारी मिली है वो ठोस जानकारी नहीं मिली है,
तो ठोस जानकारी के आधार में जैसे भाषा हो गई, बहुत सी चीज़ों में कि वो कहाँ से आए थे, तो इसमें संभावित है तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, पर डेफिनेटली आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पर क्वेश्चन किस तरह मिलेंगे, ये क्वेश्चन मिलते हैं। पर आप इस चीज़ का ध्यान में रखें, अगर पूछ लिया जाता है क्योंकि टेक्स्ट बुक में है तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। यह कहना कठिन है कि आर्य की जो भाषा है वो किस तरह की थी, क्योंकि वो इंडो यूनानियन परिवार के थे तो संस्कृत भाषा बोलते थे, ये भी संभावित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे शिक्षा के बारे में पूछ लिया जाए, शिक्षा के बारे में वैसे पूछेगा नहीं, तो शिक्षा में गणित, ज्योतिष और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिल्पकारी, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। आगे देखते हैं पशुपालन। पशुपालन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आप कई बार मिला है। इसमें यूपी टेट में भी आपको क्वेश्चन मिला है, टीजीटी में भी क्वेश्चन मिला है और पीजीटी हिस्ट्री, इन तीनों में आपको क्वेश्चन मिला है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। और ये सिलेबस में भी है। प्रारंभ में आर्य पशुपालन गाय और बैल व्यक्ति जो जिनके पास होता था वो संपन्न माने जाते थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता था। गाय को पवित्र माना जाता था। वेदों में गाय को क्या कहा जाता है, अगण्य कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि वेदों में गाय को क्या कहा जाता है या गाय को क्या कहा गया है वैदिक काल में, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, अगण्य कहा गया है। ठीक है, जो एक और चीज़, दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एक तो ये अगण्य वाला और दूसरा जो ये आसपास के जो लोग होते थे, जो किसान होते थे, वो गाय को चोरी कर लेते थे और उसके लिए जो युद्ध होता था, आर्य युद्ध करते थे, उसे क्या कहते हैं, दस्त्य या दस्यु कहते थे। या फिर ये है, एक मिनट, दस्यु। आगे देखते हैं खेती के बारे में। खेती के बारे में वही है कि वो ऐसी जगह रहे जनसंख्या के कारण हो, जो गंगा के मैदान है वहाँ पर उन्होंने गेहूँ, धान, इस तरह की फसल उगाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। शिल्पकार या शिल्प के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्यों के जो ऋग्वैदिक काल में दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लोहे वाला चीज़ पूछी जाती है कि लोहा कब आया, और उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि लोहे का जो ज्ञान है वो कब हुआ, तो वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और तांबे और कांसे का ज्ञान कब हुआ था, ऋग्वैदिक काल में। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में यही चीज़ आपसे पूछी जाती है। घुमा फिराने के लिए आपसे ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से चीज़ों का ज्ञान था उन्हें, और उत्तर वैदिक काल में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पूछा जाता है कि ये लोहे का ज्ञान कब था आर्य लोगों को, तो उत्तर वैदिक काल में। आर्यों ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र की गतियों का ज्ञान, ज्योतिष के बारे में भी उन्हें ज्ञान था। ठीक है, ये हो गया। डिफरेंस पूछा जाए तो ये पूछा जाता है, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस ये देखिए, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था, जीवन स्थायी हो गया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, इसमें वंशानुगत था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इसमें वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी। पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था, इसमें कृषि मुख्य व्यवसाय था। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, ये एक डिफरेंस मोटा मोटा। वैसे ऊपर की जो चीज़ें हैं वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पूछी जाती, ये नहीं पूछी जाएंगी। ये पूछी जाएगी उत्तर वैदिक काल में जो क्या क्या चीज़ें हुई थी और ऋग्वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। रामायण के रचयिता कौन है, सबको पता है, वाल्मीकि जी हैं। और किस में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया। महाभारत के कौन है, वेद व्यास। ये आपसे पूछा गया है यूपी टेट में, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। आगे देखते हैं हम। अगर आगे चीज़ें पूछी जाए तो लोहे का जो खोज हुई आपने अभी पढ़ लिया उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में जो क्या क्या चीज़ें हुई, पहले जो थी ध्वनि का
पूर्व, क्या कह रहा है, वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक माने जैसे ये चित्र बना दिया आपने, तो इस तरह की चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा या हो गया था। ठीक है, ये मिला है। ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें यज्ञ उनके बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है उपनिषद के बारे में। उपनिषद की संख्या क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद के बारे में पूछा जाता है। 4 हमारे वेद हैं और 108 उपनिषद हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, या पूछा जाता है। भारत का प्रसिद्ध व्यक्ति जो सत्यमेव जयते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, मांडुक्य उपनिषद से। ये भी पूछा जाता है। तो आपको कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले एनसीईआरटी या एससीईआरटी से, 1 2 3 इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, और अगर आप टेक्स्ट बुक की समरी देखेंगे तो आपको जानेंगे कि यूपी टेट के जो पेपर है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। जो कि सब्जेक्ट सेक्शन है वो यहीं से पूछा जाता है। इसलिए आप इधर उधर ना भटके। अगर आपके पास अपने भाई बहनों की किताब है तो उसमें ये चीज़ जाकर देखें और मोस्टली अंडरलाइन करके रख लें। अगर इस बार का आपका टेट जो नहीं हो रहा या नहीं हो पा रहा, तो आप परेशान ना हो। इस बार जो गलती करी है आपने उसको सुधारें और इस चीज़ को लिख कर रख लें या अंडरलाइन करके रख लें या वीडियो में देख लें। तो आगे आने वाले जो टेट है उसमें आप अच्छा कर सकेंगे। और आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले समय में आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और टेक्स्ट बुक की सारी समरी आपको मिल जाए। और जल्दी से जल्दी आप अपने सिलेबस को कवर करें। और मैं यही आशा करता हूँ आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।